हेलो दोस्तों, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं एमएड एंट्रेंस 2022 जो एक यूनिवर्सिटी में आपका कराया गया था, तो उसको आज आपके सामने लेकर आए हैं। और इसमें जितने भी आपके हिंदी के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उन हिंदी के क्वेश्चंस को आज यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। ये आपकी हिंदी की छठी वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो में हमने 2 प्रैक्टिस सेट अपने साइड से कराए थे, और जो बाकी 3 वीडियोस हैं उनमें हमने 2021 में एमएड के एंट्रेंस में पूछे गए हिंदी के 50 क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करा रखा है। तो पहले आप उन वीडियोज़ को जरूर देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपका बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। हम देखिए टॉपिक वाइज आपको तैयारी नहीं कराते हैं, हम क्वेश्चन वाइज आपको तैयारी कराते हैं। क्वेश्चन में जैसे जैसे टॉपिक आता है ऐसे ही हम यहाँ पर तैयारी आपको कराते रहते हैं। तो ये आपका एमएड एंट्रेंस 2022 है। इसमें पूछे गए हिंदी के सभी 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और आज की इस वीडियो में कम से कम आधे यानी 25 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो चलते हैं अपने हिंदी वाले सेक्शन पर। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो पेपर है ये आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी में कंडक्ट कराया गया था 2022 में। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का ये पेपर है। तो चौधरी चरण सिंह वालों के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, बाकी जिस भी यूनिवर्सिटी में आपके हिंदी और इंग्लिश भी पूछी जाती है उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। हम जो यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं ये किसी एक स्टूडेंट के लिए नहीं है, एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, बल्कि सभी के लिए यहाँ पर वीडियोज़ आपके लिए तैयार की जा रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला ही खंड है आपका हिंदी भाषा का। हिंदी भाषा के खंड पर हम यहाँ आ चुके हैं। तो पहला प्रश्न अपना यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न, भाषा विकास का सही क्रम क्या है। देखिए, भाषा विकास के क्रम से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिखाए थे, यानी पिछला जो पेपर 2021 वाला कराया है उसमें भी 2 प्रश्न भाषा विकास के क्रम से पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर लेकिन ऑप्शन अलग हैं, वहाँ पर ऑप्शन अलग थे। तो जो हिंदी भाषा का सही क्रम है दोस्तों, उसमें सबसे पहले आती है आपकी वैदिक संस्कृत, उसके बाद आती है आपकी लौकिक संस्कृत, उसके बाद आती है आपकी पाली, और फिर आती है अपभ्रंश। तो ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए में जो आपका विकास क्रम दिया गया है ये बिल्कुल सही दिया गया है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मेवाड़ी किस भाषा की बोली है। तो मेवाड़ी भाषा कहाँ की है। मेवाड़ मुकुट आपने पढ़ा होगा जब आप अपने 11वीं 12वीं क्लास में रहे होंगे, तो 10वीं 12वीं क्लास में। तो मेवाड़ी भाषा जो है यहाँ पर हमें बतानी है किस भाषा की बोली है। तो भाषा और उनकी बोलियाँ मैंने आपको बहुत अच्छे से करा रखी हैं, और उस सब मैंने आपको लिखा दी थी जो इम्पोर्टेंट थी, लेकिन मेवाड़ी मैंने यहाँ पर नहीं लिखाई थी। तो चलिए अब सामने आ गई है, तो आपको मेवाड़ी भी यहाँ पर लिखनी चाहिए। तो मेवाड़ी आपकी पहाड़ी है, गुजराती है, राजस्थानी है या फिर मराठी है। तो पहले इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको जो बाकी हैं वो भी यहाँ पर बता दूंगा। तो राजस्थानी है आपकी मेवाड़ी जो बोली है वो आपकी राजस्थानी है। तो जो मैंने राजस्थानी हिंदी की आपको बोलियाँ बताई थी वो कौन कौन सी थी, वो मैंने आपको मारवाड़ी, जयपुरी, और उसके अलावा मेवाती के अलावा मालवी, ये मैंने आपको लिखाई थी। अब इसमें आपको 2 भाषाएं और लिखनी है, एक तो मेवाड़ी लिखनी है, और एक जो पिछली वीडियो में आई थी आपकी ढूंढाली भी आपको राजस्थानी में ही लिखनी है। तो ये आपको उसमें ऐड कर लेना है, मेवाड़ी और राजस्थानी, जहाँ पर भी आपने ये भाषाएं लिख रखी हैं, मतलब बोलियाँ किस किस भाषा की कौन सी बोलियाँ हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी वाला भी क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। एक मैंने आपको बताया था श्रृंगार वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ पर भी श्रृंगार ऐसे लिखा होगा समझ लेना वो आपका शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, तो श्रृंगार में बहुत गलती होती है और बहुत बार ही श्रृंगार आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर शूर्पणखा या शूर्पणखा, कौन सा इसमें शब्द आपका शुद्ध है। तो जो ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है, बड़ा शय, ऊ, ऊपर रे, और फिर अणे, फिर खे आ, ये आपका बिल्कुल सही यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, गवीश शब्द में किस संधि से मतलब गवीश शब्द में कौन सी संधि है, यहाँ पर पूछा गया है। तो गवीश का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, व्यंजन संधि, स्वर संधि, यण संधि या फिर विसर्ग संधि। तो देखिए संधि के 3 ही मेन प्रकार होते हैं, व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि। यण संधि जो है वो आपका स्वर संधि का ही एक प्रकार होता है। तो यहाँ पर पहले इसका संधि विच्छेद करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि यहाँ पर कौन सी संधि इसमें गवीश शब्द में है। तो गवीश का जो आपका संधि विच्छेद होगा दोस्तों वो होगा गो प्लस ईश। अब यहाँ पर आपको देखकर पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या मिला हुआ है। ओ मिला है,
ओ और ई का मेल हुआ है। तो ये दोनों ही आपके क्या हैं, दोनों ही आपके स्वर हैं। तो यहाँ से एक बात तो आपको पता चल गई है कि ये आपका व्यंजन संधि तो नहीं हो सकता है और ये आपका विसर्ग संधि भी नहीं हो सकता है। अगर ये यण संधि है तो यण संधि की पहचान आपको पता होनी चाहिए, लेकिन यण के अलावा अगर ये कोई और सी संधि है तो फिर इसको स्वर संधि हम यहाँ पर टिक कर देंगे। तो अब देखते हैं कि ये जो आपका रूल है ये कौन सी वाली संधि में प्रयोग में आता है। तो वैसे तो पहले चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर होगा स्वर संधि, क्योंकि ये आपका यण संधि नहीं है। यण संधि क्यों नहीं है? तो यण संधि का रूल होता है, यण संधि का जो रूल है मैं आपको बता दूं। यण संधि में ये जो है आपका छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ठीक है, ये छोटा ऊ है, छोटा ऊ बड़ा ऊ। और इसके अलावा अगर आपके पास आता है ऋषि वाला रे, इसके साथ किसी और स्वर का कोई और स्वर अदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इनके साथ कोई और स्वर आता है तो ये जो है चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज होते हैं? देखिए ई और ई जो है इनके साथ अगर कोई और स्वर आता है तो ये आपका ये में बदल जाता है, ये आपका ये में बदल जाता है। इन ऊ और बड़े ऊ के साथ अगर कोई शब्द आता है तो वो आपका वे में बदल जाता है, और अगर री के साथ कोई शब्द आता है तो वो आपका री में बदल जाता है। कैसे? एक एक एग्जाम्पल पहले मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा, उसके बाद हम इसको देखेंगे कि इसमें कौन सी संधि है। ये आपको यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी था। तो ये मैंने क्या बताया आपको, ये मैंने यण संधि का बताया है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी है आपका यण संधि। तो ई और ई में अगर कोई और ऐड करते हैं, पहले इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे प्रति प्लस एक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ई छोटी ई और ए का क्या है मेल हो रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो ई और ई है वो आपका ये में बदल जाता है, तो यहाँ पर क्या बनता है आपका प्रत्येक, प्रत्येक ये बन गया। इसी तरह से अगर आपके पास आपको मैं एक और यहाँ पर शब्द दूँ, प्रति अक्ष, प्रति के साथ एक की जगह में अगर यहाँ पर अक्ष कर देता हूँ अक्ष, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा आपका प्रत्यक्ष, ठीक है। तो आपका देखिए ये आ गया इसमें भी और ये आ गया इसमें भी। इसी तरह से ऊ और ऊ के साथ अगर मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर इसका दूं, तो एक एग्जांपल इसका देखिए, जैसे सु प्लस आगत, तो ऊ के साथ यहाँ पर आ ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये वे में बदलेगा, तो यहाँ पर आपका ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका स्वागत। देखिए जगह यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है, तो ये आपका स्वागत यहाँ पर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या ऐसा हो रहा है, ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर ओ के साथ ई मिला है, ओ के साथ, तो यहाँ पर तो ओ और ई का मेल है, लेकिन यहाँ पर तो यण संधि में तो ओ की बात ही नहीं की गई, इसलिए यहाँ पर आपकी यण संधि भी नहीं होगी, तो यहाँ पर आपकी स्वर संधि होगी। अब स्वर संधि में कौन सी संधि होगी वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अब इसको यहाँ पर रफ कर देता हूँ। इसमें होगी दोस्तों आपकी अयादि संधि। इसमें कौन सी संधि होगी आपकी, इसमें आपकी अयादि संधि होगी। कैसे होगी, अब देखिए, जहाँ पर भी ए आई और ओ औ के साथ, ए आई ओ औ के साथ में कोई और आपका स्वर आता है। अब इसको ध्यान से देखिए, अभी मैंने यण का आपको बताया, अभी ये आपको अयादि संधि यहाँ पर हम बता रहे हैं। अयादि संधि, ए और आई के साथ अगर कोई भी आपका स्वर आता है दूसरा, तो ये आपका आय में बदल जाता है, आय। इसको भी मैं हटा देता हूँ, तो वो आपका आय में बदल जाता है। ओ और औ के साथ, सॉरी, ओ के साथ अगर कोई आता है तो वो आपका अव में बदल जाता है, और अगर औ के साथ आता है तो वो आपका आव में बदल जाता है। एक एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको यहाँ पर समझेंगे और फिर ये हमारा क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर मेरे पास है ने प्लस अन, यहाँ पर किस किस का मेल हो रहा है, ए और ए का मेल हो रहा है। हमने कहा अगर ए के साथ कोई और आता है तो कोई और में मतलब ए आ गया, तो ये किस में बदलेगा, ये आय में बदलेगा, यानी कि ये आपका नयन हो जाएगा। दूसरे का एग्जाम्पल देखिए, ओ के साथ अगर कुछ और आता है तो क्या होगा, या ए या आई के साथ, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब जैसे ने प्लस, अच्छा हमने ए का देखा, अब आई का देखते हैं। आई में देखिए, अगर मेरे पास है ने प्लस अक, तो अगर आई के साथ ए ऐड हो रहा है तो आपका किस में ऐड होगा, वो सॉरी आपका आय में ऐड होगा, आय। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, ये आपका नायक बन जाएगा। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, ओ के साथ, अगर ओ के साथ कोई और आपका स्वर आता है
तो वो आपका किस में बदलेगा, देखिए पो प्लस अन। तो ये आपका मैंने आपको क्या बताया था, ओ के साथ आएगा तो वो औ में बदल जाएगा, यानी कि ये आपका पवन बन जाएगा। और औ के साथ अगर आता है तो वो आओ बन जाएगा, यानी कि अगर मैं इसी का एग्जांपल लूँ पो प्लस अन, तो क्योंकि ये यहाँ पर दो मात्राएं हैं तो ये यहाँ पर आपका पावन बन जाएगा। इसमें आपको डिफरेंस यहाँ पर पता होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं ई के साथ, एग्जाम्पल एक लेकर देखते हैं ई के साथ, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन भी ई के साथ ही है। तो ई के साथ अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, देखिए नए प्लस ई का, तो इसमें आपका ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आई के साथ है तो यहाँ पर क्या बताया था हमने, आय बनेगा, आय बनेगा, तो ये बन जाएगा हमारा नाई का। यानी कि जहाँ पर जो मात्रा यहाँ पर होगी, जो स्वर यहाँ पर होगा वो उसी के साथ आ जाएगा। जैसे अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ गो, ओ की मात्रा है, प्लस ईश बड़ी ई है, तो ओ के साथ अगर कोई और स्वर आ रहा है तो वो हमारा क्या बनेगा, वो हमारा अव बनेगा। ठीक है, तो गैव वे गौ अव बन गया, और बड़ी ई है तो बड़ी ई लगेगी और शे आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा यहाँ पर गवीश बन जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में काफ़ी मैंने टाइम लगा दिया है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको हर पॉइंट यहाँ पर क्लियर किया जाए। तो गवीश में आपकी कौन सी संधि है, गवीश में आपकी अयादी संधि है। अयादी संधि से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको इतना टाइम यहाँ पर दिया है। और जो आपका यण संधि और अयादी संधि में कन्फ्यूजन था उसको भी दूर करने के लिए ये दोनों संधियाँ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की हैं। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 5 पर। जिनका सामान्यतः एक ही वाच्यार्थ हुआ करता है उन्हें क्या कहते हैं, यानी जिनका सामान्य एक ही अर्थ होता है। सिंपल वे में अगर कहें तो ये कहा है एकार्थी, निरर्थक, अनेकार्थी या विलोम शब्द। तो इसको तो कोई भी बता सकता है, आंसर ए एकार्थी शब्द। अगला प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित में से कोई एक फूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो फूल की अगर आपको पर्यायवाची पता होंगे तो आप यहाँ पर उनको एलिमिनेट कर सकते हैं, और जो नहीं है फिर वो आपका निकल आएगा। तो फूल शब्द के जो पर्यायवाची हैं वो आपके कौन कौन से हैं, वो आपका प्रसून आपका फूल का पर्यायवाची होता है, पुष्प भी होता है और कुसुम भी होता है। लेकिन पंकज आपका फूल का पर्यायवाची नहीं है। पंकज आपका किसका पर्यायवाची है, तो ये आपका कमल का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर मैं आपको कमल के भी पर्यायवाची की भी एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे आप बहुत ही आसानी से उन्हें याद रख पाएंगे। तो हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं, हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं पानी से। पानी से बहुत सारे पर्यायवाची बनाए जा सकते हैं। तो पानी के पर्यायवाची मैं पहले यहाँ पर लिख रहा हूँ, जल, नीर, अम्बु, आप सभी इनको लिख लें। अम्बु के बाद वारी, तोय, ये आपके क्या हैं, ये पानी के पर्यायवाची हैं। अगर आपको कमल के पर्यायवाची बनाने हैं तो पानी से आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। कैसे, अब देखिए मुझे यहाँ पर कमल के पर्यायवाची बनाने हैं तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो पानी के पर्यायवाची हैं उनमें बस मुझे पानी के पर्यायवाची में जय ऐड करना है और मेरे कमल के सारे पर्यायवाची बन जाएंगे। जैसे क्या बनेगा, मेरा जलज बन जाएगा, नीरज बन जाएगा, नीरज आपका, इसी तरह से अम्बुज बन जाएगा, इसी तरह से आपका वारिज बन जाएगा, और इसी तरह से आपका ये जो लिखा हुआ है तोयज, ये भी आपका क्या होगा, ये आपका कमल का पर्यायवाची। और पंकज तो आपका है ही, ठीक है, पंकज तो आप अलग से याद रख लेंगे। यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ पानी के पर्यायवाची से बाकी पर्यायवाची आप कैसे बना सकते हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए बादल की, तो बादल के लिए आप क्या करेंगे, बादल के लिए आप पानी के पर्यायवाची में क्या ऐड करेंगे, उसमें आप ड और धर ये दोनों ऐड कर देंगे तो आपके बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। जैसे यहाँ पर जल है तो इसका बन जाएगा आपका जलद, नीर है तो ये बन जाएगा नीरद, अम्बु है तो ये बन जाएगा क्या, अम्बुद, अम्बुद, वारी है तो ये बन जाएगा आपको वारिद। देखिए ये बातें कोई पेड कोर्स में भी आपको नहीं बताता है और मैं यहाँ पर आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। अब यहाँ पर हमने दे लगा दिया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर क्या लगाएं, अगर हम यहाँ पर धर इसमें लगा दें, ये जो मैंने आपको धर लिखा है धैर्य धर, जैसे जल है तो जल में अगर मैं धर लगा देता हूँ जल धर, तो ये भी आपका क्या होगा, बादल का पर्यायवाची होगा। अब देखिए पर्यायवाची वाले क्वेश्चन में ही मैं इनको यहाँ पर लिख देता हूँ, जलधर होगा, इसको अभी मैं हटा देता हूँ यहाँ पर, जलधर होगा। और क्या है, नीरधर होगा, नीरधर भी आपका बादल का पर्यायवाची होगा। नीरधर के अलावा अम्बु, अम्बु भी आपका पानी का है, इसमें भी धर लगा दीजिए, ये भी आपका अम्बुधर हो जाएगा, किसका, बादल का पर्यायवाची हो जाएगा।
अब यहाँ पर अगर आपको बनाना है सागर के पर्यायवाची, ठीक है, तो पंकज किसका है आप जानते हैं, कमल का। इसको मैंने लिख दिया है क्योंकि इसके सामने है। अब अगर आपको बनाना है सागर के पर्यायवाची, सागर के पर्यायवाची में बनाने के लिए आपको जो पानी के सारे पर्यायवाची है, ये जो पानी के पर्यायवाची आपको दिख रहे हैं, जल, नीर, अम्बु, वारी, तोय, इसमें आपको क्या ऐड करना है, सागर। चलिए ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको याद रहेगा, ठीक है। पानी से बन रहे हैं तो पानी को मैंने हाईलाइट यहाँ पर कर दिया है। तो जल में आपको क्या लगाना है, धी और निधि। जल, धी लगाया, ये आपका सागर का बन गया। जल, निधि लगाया, ये भी आपका सागर का बन गया। इसी तरह नीर में आप धी लगाएंगे, नीर धी, नीर निधि भी आपका होगा। इसी तरह से अम्बु धी, अम्बु निधि। इसी तरह से वारी धी, वारी निधि, तोय धी, तोय निधि। तो इस तरह से ये एक ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, जिससे आप क्या है सारे के सारे पर्यायवाची यहाँ पर याद रख सकते हैं। ये क्या है, वारी निधि, ये भी आपका किसका हो जाएगा, सागर का पर्यायवाची हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मैं थोड़ा सा छोटा करके इसको दिखा देता हूँ, जिससे आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकें। आप चाहें तो इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पानी से यहाँ पर स्टार्ट हुआ है और जय लगाया तो कमल का बन गया, दय या धर लगाया तो आपका बादल का बन जाता है, और धी या निधि लगाते हैं तो आपका सागर का पर्यायवाची बन जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। अनेकार्थी शब्द वह होते हैं जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, केवल एक अर्थ होता है, केवल दो अर्थ होते हैं, या कोई अर्थ नहीं होता। तो अनेकार्थी शब्द अनेक प्लस अर्थ, अनेक अर्थ देने वाला। तो सिंपल सा आंसर है पहला, अरे एक से अधिक अर्थ होते हैं। अगला प्रश्न, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अमृत के अगर आपको पता होंगे तो आप दूसरे को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अमृत के जो पर्यायवाची होती है उनका पीयूष होता है, सुधा होता है, अमीय होता है। वैश्वानर आपका किसका है, वैश्वानर आपका अग्नि का पर्यायवाची है, अग्नि का। अग्नि के और क्या पर्यायवाची मैंने आपको बताए थे, अग्नि, अनल, पावक, आग, दहन, कृषाणु, ठीक है। जो आपका हार्ड है वो मैं लिख देता हूँ, कृषाणु, अग्नि, वैष्ण और अनल। अनल और अनिल में जो पिछले पेपर में आया था, मैंने आपको डिफरेंस बताया था अनल और अनिल में। तो ये आपका किसका है, अग्नि का है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कोई एक तत्सम शब्द है। तत्सम मैंने आपको बताया था, तत् मतलब उसके और सम मतलब जैसा, उसके समान। किसके समान, संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत से उठाकर सीधा सीधा हिंदी में प्रयुक्त हुआ है वो आपका तत्सम कहलाता है, और जो बदल कर हिंदी में प्रयोग किया जाता है वो आपका तद्भव कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए 7, ये बदल कर गाँव। मैंने बताया था, पहचान भी बताई थी कि जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा होगा वो कभी भी आपका तत्सम नहीं होगा, वो हमेशा तद्भव होगा, ठीक है। चंद्र बिंदु वाला तद्भव होगा। दूध भी नहीं है, दूध का असली जो है मतलब तत्सम जो है वो आपका दुग्ध होता है। 7 का सप्त होता है, गांव का आपका क्या होता है, ग्राम होता है। तो कार्य जो है, कार्य आपका यहाँ पर क्या है, तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कोई एक तद्भव शब्द है। अब आपको बताना है कि तद्भव शब्द यहाँ पर कौन सा है। पुष्प, पुष्प, पुष्प जो है वो आपका संस्कृत से लिया गया है सीधा सीधा। नीर भी, और आपका मरकट भी। मरकट किसे कहते हैं, मरकट आपका बंदर को कहते हैं। बंदर के अगर पर्यायवाची की बात करें तो बंदर के और क्या क्या पर्यायवाची होते हैं। बंदर के आपके पर्यायवाची कपीश, कपीश के अलावा हरि, शाखा मृग, शाखा मृग भी इसको कहते हैं, और कपी। ये क्या है, बंदर के पर्यायवाची हैं मरकट के। तो पीठ जो है ये आपका यहाँ पर तद्भव शब्द है, ये आपका संस्कृत का शब्द नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कोई एक देशज शब्द है। देखिए देशज विशेषज भी मैंने बताए थे, जो फ्रांसीसी और अरबी भाषा के कई सारे शब्द मैंने आपको यहाँ पर बताए थे पिछली वीडियो में। इसलिए मैं कहता हूँ कि पिछली वीडियो अगर देख लेंगे तो अगली वीडियो में आप बहुत आसान लगेगी, जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ईजी लगने लगेंगी, क्योंकि ये सारे पेपर जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और लगभग वही क्वेश्चन सब में पूछे जाते हैं। अब मैं हर चीज़ को हर पेपर में सॉल्व करूँगा तो हर वीडियो 1-1 घंटे की हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता हूँ। झाड़ू, अफसर, गैस, ज्येष्ठ। तो देशज शब्द कौन सा है यहाँ पर, अफसर देखिए इंग्लिश का है, ऑफिसर से आया है, गैस भी इंग्लिश है, ज्येष्ठ आपका संस्कृत है, देशज जो है वो आपका झाड़ू हो जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसी एक में अधि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उपसर्ग और प्रत्यय मैंने बताया था, प्रत्यय मतलब पैसे प्रत्यय, पैसे पीछे लगता है, उपसर्ग आपका आगे लगता है। तो अधिकार का आपका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो अधि प्लस कार, अधि है इसमें, अध्यक्ष का अधि
प्लस अक्ष होगा, अध्यादेश का अधि प्लस आदेश होगा, और अभ्यास करेंगे तो अभि प्लस यास होगा। तो यहाँ पर अब आप खुद बताइए कि किस में सॉरी अभि प्लस आस होगा, ये यास नहीं होगा, अभि प्लस आस। तो अब आप खुद बताइए कि किस में अधि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अधि प्लस कार, अधि प्लस अक्ष, अधि प्लस आदेश और अभि, ये अधि नहीं है अभि है, अभि प्लस आस। तो यही आपका ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 13वां, किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद उसकी विशेषता बताता है। तो समास मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और जो आपके विशेष्य और विशेषण होते हैं, मतलब उत्तर और पूर्व पद में विशेष्य और विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, वो आपका कौन सा होता है दोस्तों? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर अव्ययी भाव समास। विशेषता बताता है तो वो तो आपका कर्मधारय समास होता है भाई, कर्मधारय। लेकिन यहाँ पर कर्मधारय आपका ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर अब क्या करें? कर्मधारय समास होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और जो आपके उत्तर पद और पूर्व पद में विशेष्य, विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। देखिए इसका आंसर वैसे तो मेरे हिसाब से कर्मधारय समास होना चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी ने जो ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर दिया था वो आपका तत्पुरुष समास यहाँ पर दिया था। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, ये बात तो ठीक है। पूर्व पद आपका गौण होता है, ये भी ठीक है। और दोनों पदों के मध्य में कारक चिन्ह का लोप होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है। हाँ, ये मैंने आपको बताया था। और उसमें जो है सारे समास भी जो है आ जाते हैं, जैसे आपके कर्म तत्पुरुष समास और दूसरा जो आपका कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, ये सारे प्रकार मैंने आपको बताए थे। तो चलिए देखते हैं इसको, अगली वीडियो में कंफर्म करेंगे। मेरे हिसाब से इसका आंसर कर्मधारय होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, घी और शक्कर उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? घी और शक्कर। तत्पुरुष समास के, बहुब्रीहि समास के, द्वंद्व समास के या अव्ययी भाव समास के। तो देखिए इसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं है। अगर हम कहें कि अव्ययी भाव में आपको मैंने बताया था कि अव्ययी भाव में क्या होता है, आपका पूर्व पद प्रधान होता है और अव्यय होता है, यानी उसका व्यय नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई शब्द नहीं है। घी और शक्कर को अगर मैं और हटाकर सिंपल घी शक्कर लिख देता हूँ तो ये आपके ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो इसमें पहले मैं आपका आंसर बताता हूँ। इसमें है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, आपके दोनों पद प्रधान होते हैं और अगर उनका विग्रह किया जाए तो उसमें तीन शब्द में से कोई एक शब्द आता है, या तो और आएगा या अथवा आएगा या आपका या शब्द आता है। जैसे दिन रात। तो दिन रात को अगर आप विग्रह करेंगे तो ये बनेगा दिन और रात। इसी तरह से माता पिता, यानी माता और पिता। तो ऐसे जो शब्द होते हैं जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं और उनका विग्रह करने पर और अथवा या इन तीनों में से कोई भी एक शब्द आता है, वहाँ आपके द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ भी आपका द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न, विरोधार्मी युग्म नहीं है। अच्छा, यहाँ पर लेन देन, सुख दुख, जीवन मरण और जैसे तैसे। लेन देन आपका विरोधार्मी है, सुख और दुख, जीवन मरण ये तीनों आपके क्या हैं, विरोधाभासी हैं एक दूसरे के। जैसे तैसे आपका एक ही कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है, तो ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कोई एक समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अच्छा, मोहन, झुंड, पर्वत, सोना, चांदी। तो मोहन, देखिए मोहन किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम है। तो ये कौन सी संज्ञा है? ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। झुंड, झुंड से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं झुंड में, तो ये आपका समूहवाचक हो जाएगा। पर्वत, पर्वत एक पूरी जाति, पर्वत जाति को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। पूरी एक जाति का बोध यहाँ पर हो रहा है। मतलब पर्वत तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी एक पर्वत का नाम नहीं दिया गया है। तो पर्वत आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगा। और अगर किसी पर्वत का नाम दे देता, जैसे यहाँ पर हिमालय लिख देता, हिमालय पर्वत, तो फिर ये किस में जाता? फिर ये आपका व्यक्तिवाचक में चला जाता। जैसे यहाँ पर मोहन एक व्यक्ति का नाम है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक में होगा। और हम यहाँ पर अगर पुरुष लिख देते या मनुष्य लिख देते तो वो एक पूरी जाति को फिर यहाँ रिप्रेजेंट करता। सोना चांदी भी आपका यहाँ पर समूहवाचक नहीं होगा। तो समूहवाचक कौन सा होगा? आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए।
शुद्ध वाक्य आपको यहाँ पर बताना है कौन सा है। दो लड़का आ रहा है, उस लड़का ने रोटी खाई, प्रयाग ने तीन नदियाँ मिलती हैं, या सभी विद्यार्थियों को परिश्रम से पढ़ना चाहिए। अच्छा, दो लड़का आ रहा है, नहीं, अगर दो की बात हो रहा है तो यहाँ पर लड़के आएगा। दो लड़के आ रहे हैं, उस लड़का ने नहीं, उस लड़के ने रोटी खाई। प्रयाग में तीन नदी नहीं, नदियाँ बनेगा फिर यहाँ पर, तब ये शुद्ध होगा। सभी विद्यार्थियों को परिश्रम से पढ़ना चाहिए, ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कहते हैं। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? क्रिया का प्रभाव आपका कर्म पर पड़ता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मैं, हम, तुम, तू, आप, वह आदि उदाहरण हैं। तो ये आपके किसके उदाहरण हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के, निश्चयवाचक सर्वनाम के, निजवाचक सर्वनाम के, या फिर संबंधवाचक सर्वनाम के। तो ये जो पहले इसका आंसर बताते हैं, फिर सर्वनाम और उसके भेदों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो ये आपका आंसर होगा, ये होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब सर्वनाम के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सर्वनाम आपका क्या है, ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि अब यहाँ पर थोड़ी जगह चाहिएगी। यहाँ पर बात कर रहे हैं अब हम सर्वनाम की। सबसे पहले तो वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। और अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि जो मूल सर्वनाम है, मूल सर्वनाम आपके कितने हैं? मूल सर्वनाम आपके 11 हैं। ये क्वेश्चन एक आपका यहाँ पर तैयार हो गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि मूल सर्वनाम कितने हैं। तो दोस्तों मूल सर्वनाम आपके 11 हैं। कौन कौन से हैं ये भी आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो मूल सर्वनाम आप यहाँ पर फटाफट लिखिए, मैं वीडियो पॉज करके पहले लिख देता हूँ यहाँ पर, फिर आपके सामने वो सारे आ जाएंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सर्वनाम लिख दिए हैं। 11 सर्वनाम जो मूल है वो ये है, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। तो वीडियो पॉज करके आप इनको फटाफट लिख लीजिए। आपसे कोई भी 3 इसमें से दे देगा और एक अलग से इसमें ऑप्शन में देकर पूछ लेगा कि इनमें कौन मूल सर्वनाम नहीं है, इसलिए आप इसको भी यहाँ पर लिख लीजिए। अब मैं यहाँ पर सर्वनाम के भेदों के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर इरेज कर दिया है, आप वीडियो को बैक करके इन्हें दोबारा से लिख सकते हैं। तो सर्वनाम के यहाँ पर 6 भेद होते हैं, 4 आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैं 2 और आपको यहाँ पर लिखकर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर लिखे हुए हैं उन्हीं की डेफिनेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आते हैं? जो यहाँ पर ये आपके दिए हुए हैं, ये आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। तो इसमें मुझे कुछ भी नहीं बताने की ज़रूरत है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, आप लिख लीजिए कि मैं और तुम साथ मिलकर दिल्ली चलेंगे। तो मैं और तुम जो यहाँ पर आया है, ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। दूसरा है आपका निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम के बारे में अगर हम बात करें तो जिन शब्दों से खुद का अपना, जैसे मैं हूँ तो मेरा अपना बोध हो, तो वो क्या है? आपके निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड होते हैं, स्वयं, स्वयं मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है, स्वयं, आप, खुद। जिन सेंटेंसेस में, जिन वाक्यों में आपको ये दिख जाए, समझ लेना वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। एक उदाहरण मैं दे देता हूँ, आप उसको लिख लेना। उदाहरण क्या होगा इसका कि आप पुस्तक पढ़ लीजिए, या मैं खुद घर चला जाऊंगा। जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसको हमने रास्ता दिखाया और फिर किसी दिन काम पड़ा तो हमने उससे कहा कि क्या तुम घर चले जाओगे? तो उसने कहा हाँ मैं खुद चला जाऊंगा, आपको मेरे साथ चलने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं स्वयं चला जाऊंगा या खुद चला जाऊंगा या अपने आप चला जाऊंगा, जहाँ पर भी इन शब्दों का यूज़ होगा तो वहाँ पर आपका निजवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जहाँ पर किसी निश्चित वस्तु का बोध हो जाए, वहाँ पर क्या होगा? आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। देखिए निश्चयवाचक के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे तुम मेरे भाई हो। ठीक है, तो यहाँ पर निश्चित बात कही गई है कि तुम मेरे भाई हो तो हो, ये एकदम निश्चित बात है। यह मेरी किताब है, तो यह मेरी किताब है, यहाँ पर निश्चित रूप से मैंने कह दिया है। तो इस तरह के जो आपके वाक्य आएंगे वो आपके निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। तो अनिश्चयवाचक में आपको अनिश्चितता दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी? जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स दिखाई देंगे जैसे कोई, कुछ। अब दरवाज़ा खटखटाया है, मान लीजिए आप घर में बैठे हैं और दरवाज़ा खटखटाया, तो आपकी मम्मी ने पूछा कौन आया है? तो आपने पूछा कि कोई आया है, पता नहीं कोई आया है। आपने गेट खोल के देखा तो उन्होंने आपकी मम्मी या पापा के बारे में पूछा,
तो फिर आपने घर में आके बताया कि कोई आया है मम्मी आप देख लो या पापा आप देख लो, तो यहाँ पर आपको चीज़ निश्चित नहीं है, ये एकदम अनिश्चय है कि कोई आया है। अब जैसे कोई डिब्बा है, कोई गिफ्ट है, तो गिफ्ट में हिला के देखा तो कुछ है उसके अंदर लेकिन पता नहीं है, अनिश्चित है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ गया कि डब्बे में कुछ है। डिब्बे में कुछ है मतलब यहाँ पर अनिश्चय है, निश्चित नहीं है। अनिश्चय के बाद आता है संबंधवाचक, और संबंधवाचक भी आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जिन शब्दों से संबंध स्थापित हो जाए, जैसे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसा डैश डैश करके फिर वैसा, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे, आपने ऐसा शब्द सुना होगा। तो जो एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं वो आपके संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। या फिर एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देख रहा हूँ कि जितनी मेहनत करोगे उतना ही अच्छा फल पाओगे। तो ये जितना और उतना है, ये शब्द भी आपके संबंधवाचक सर्वनाम के ही उदाहरण हैं। इसके अलावा एक लास्ट में अब आपको यहाँ पर बता रहा हूँ प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रश्नवाचक में आपके कैसे कैसे शब्द आएंगे, कौन, कब, क्या, कहाँ, इस तरह के। जैसे कौन आया है, किसने दरवाज़ा खटखटाया। या यहाँ पर एक राहत इंदौरी की एक लाइन है कि किसने दस्तक दी दिल पर, कौन है। तो ये भी क्या है, आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सर्वनाम पढ़ लिया है और उसके भेद पढ़ लिए हैं। मूल सर्वनाम कितने होते हैं, 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी हमने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 20 यहाँ पर क्या है। प्रश्न नंबर 20 है, जो सर्वनाम स्वयं अपने लिए प्रयुक्त होता है उसे क्या कहा जाता है। तो क्या इसका आंसर मुझे देने की ज़रूरत है? अभी मैंने सारे सर्वनाम के 6 भेद आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझा दिए हैं। तो अब आप ही इसका कमेंट में आंसर देंगे, क्या प्रश्नवाचक होता है, निश्चयवाचक होता है, निजवाचक होता है, या फिर संबंधवाचक होता है। स्वयं के लिए यानी अपने लिए जो प्रयुक्त होता है वो कौन सा आपका सर्वनाम होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी होती जा रही है और ज़्यादा बड़ी वीडियो हमें नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मैं इसका आंसर आपको बता ही देता हूँ। इसका होगा आपका निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।